बिहार दरोगा का ये बुक जो ज्ञानधारा पब्लिकेशंस का है, इसमें 25 सेट हैं जो मैं आपको आज से कराना शुरू कर रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। ये पहली वीडियो है हमारी और मैं उन लड़कों के लिए वीडियो डाल रहा हूँ, खास करके जिन लड़के के पास कोई बुक्स नहीं है या बुक नहीं खरीद पा रहे हैं किसी कारणवश, तो वो बुक खरीद के अपनी पढ़ाई पूरा कर सके, वो अपनी सब कुछ क्लियर कर सके। उसको ऐसा ना महसूस हो अगर मैं वो चीज़ पढ़ा होता तो शायद मेरे और अच्छे मार्क्स आए होते। तो दोस्तों आप मेरे से जुड़े रहिए और थोड़ी बहुत कुछ दिक्कतें होती हैं तो आप उनको मैनेज करिएगा, कोशिश करिएगा, क्योंकि हम आपसे 1 रुपये की डिमांड नहीं कर रहे हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, अपने दोस्तों के साथ जो तैयारी कर रहे हो जिनको सच में जरूरत हो। और ये ऐसी ये नहीं है जो बिहार दरोगा के लिए काम करेगी, बेसिक लेवल से भी कई क्वेश्चन टच कर जाते हैं, तो बिहार पुलिस से भी टच करते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब आइए शुरू करते हैं। दोस्तों ये जो बुक है, इस बुक का जो अपना पहला सेट जो है, उस पहला सेट का हम पहला क्वेश्चन अब देखने जा रहे हैं। ये बोला क्यू की राजधानी कहाँ है? क्यू की राजधानी कहाँ है? ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर जो होगा, इसका आंसर होगा यूक्रेन। यूक्रेन। क्यू की राजधानी कहाँ है? यूक्रेन। ठीक है, क्यू का क्या होगा? यूक्रेन होगा। इसकी राजधानी का आपसे क्वेश्चन पूछता है कि क्यू की राजधानी कहाँ होगा, तो यूक्रेन होगा दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के समय जगदीशपुर से कौन नेतृत्व किया था? 1857 के विद्रोह के समय जगदीशपुर से नेतृत्व कौन किया था? तो इनका हो जाएगा कुंवर सिंह। जगदीशपुर जो है ये आरा के भोजपुर जिले के अंतर्गत आता है। 1857 के विद्रोह के समय कुंवर सिंह जो थे वो नेतृत्व किए थे 1857 के विद्रोह के समय। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तीसरा क्वेश्चन ये है कि हिमालयी भालू तथा विशाल पांडा किन जातियों का उदाहरण है? किन जातियों का उदाहरण है? ये कह रहा है कि जो हिमालयी भालू है और विशाल पांडा जो है ये किन जातियों का उदाहरण है? तो ये हो गया आपका सुमेक जाति। ठीक है, और हिमालयी भालू है और जो ये पांडा है विशाल पांडा वो किस प्रजाति में आते हैं? सुमेक प्रजाति में आते हैं। दोस्तों नोट डाउन करते रहिएगा, ये बुक की क्वेश्चन है सारी, सिर्फ मैं आपको बुक का सेट मारने जा रहा हूँ और इससे मैं एक्स्ट्रा अभी एक्सप्लेनेशन में अगली किसी वीडियो में डालूंगा, पूरी एक्सप्लेन के साथ में डालूंगा। अभी मैं जल्दी मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन टचअप करा रहा हूँ कि ये बुक आपका छूटे ना एग्जाम के नजदीक आते तक। अब आगे अगली क्वेश्चन जो आ रही है, अगली क्वेश्चन ये आ रही है कि भारत की सबसे बड़ी नमक पानी का झील कौन है? भारत की सबसे बड़ी नमक पानी का झील कौन सा है? ठीक है, तो ये आपका हो गया चिल्का झील। दोस्तों सब भारत की सबसे बड़ी नमक पानी का झील कौन सी होगी? चिल्का झील होगी। ये आपका चौथा प्रश्न क्लियर हो गया। पांचवा प्रश्न, अब आते हैं छठा प्रश्न की तरफ। छठा प्रश्न में ये कहता है कि सोलर सेल
किसके बने होते हैं? तो दोस्तों उत्तर इसका हो जाएगा अर्धचालक के। जो सोलर सेल जो होते हैं वो किसके बने होते हैं? अर्धचालक के बने होते हैं। या फिर ऑप्शन में आपको आ जाएगा कि सिलिकॉन। तो इसका आंसर जो होगा सिलिकॉन होगा। अगर आपको क्वेश्चन में से अगर अर्धचालक ना देकर सिलिकॉन दिया हो तो आप सिलिकॉन मार सकते हैं, या सिलिकॉन दिया हो अर्धचालक ना दिया हो तो सिलिकॉन मार सकते हैं। ये आपकी मतलब इसकी मतलब सही आंसर होगी। ठीक है, ये छठा प्रश्न कंप्लीट हो गया दोस्तों। आप नोट डाउन करते रहिएगा, थोड़ा समय मैं कम ले रहा हूँ क्योंकि मैं जल्दी जल्दी कंप्लीट करना चाह रहा हूँ कि किसी दोस्त का छूटे ना। ठीक है, अगला है कि द्वितीय विश्व युद्ध के धुरी राष्ट्रों में कौन शामिल नहीं था? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ब्रिटेन। दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध के समय धुरी राष्ट्रों में कौन शामिल नहीं था? तो ब्रिटेन शामिल नहीं था दोस्तों। ठीक है, आप नोट डाउन कर देंगे द्वितीय विश्व युद्ध के समय धुरी राष्ट्रों में कौन शामिल नहीं था? तो ब्रिटेन शामिल नहीं था। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं 8वां प्रश्न की तरफ। 8वां प्रश्न आपका ये है कि कौन सा भारतीय मानक समय के लिए संदर्भ के रूप में माना जाता है? दोस्तों ये जो है कि कौन सा भारतीय मानक समय के संदर्भ के रूप में माना जाता है? तो 82 डिग्री 30 पूर्वी इसका आंसर हो गया। यानी कि 82 डिग्री पूर्वी जो है ये भारतीय मानक समय के संदर्भ में माना जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछे कि कौन सा भारतीय मानक समय के संदर्भ के रूप में माना जाता है? तो 82 डिग्री 30 पूर्वी जो है भारतीय मानक समय के संदर्भ में माना जाता है दोस्तों। 8 नंबर प्रश्न कंप्लीट हो गया दोस्तों। 8 नंबर प्रश्न पर जल्दी आप जैसे देखते जाइए, नोट डाउन करते जाइए, सुनते रहिए ध्यान से दोस्तों। ठीक है, अब हमारे पास दोस्तों ऐसा नहीं है, स्मार्ट बोर्ड हमारे पास नहीं है, लेकिन मैं जितनी मेहनत कर रहा हूँ दोस्तों थोड़ा सा अगर देख रहे हो तो थोड़ा सपोर्ट करिएगा। ठीक है, और मैं आपको वो चीज़ दे रहा हूँ जो चीज़ जल्दी आप पैसे इन्वेस्ट करने के बाद आपको मिल पाएगी, वो चीज़ मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको प्रोवाइड कर पा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि वहाँ देखिए कुछ दरोगा में कुछ क्या होता है ना, कुछ 2-3-4 क्वेश्चन जो 2-3 क्वेश्चन होते हैं वो हिंदी से भी आते हैं। ये क्वेश्चन हिंदी से है, वधवागम का संधि विच्छेद क्या हो गया? इसका हो जाएगा वधु प्लस आगम मिलकर क्या बना है? वधवागम। ठीक है दोस्तों, ये हिंदी का क्वेश्चन है, ये आपका हिंदी का क्वेश्चन है। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन होते हैं जो दरोगा में आते हैं दोस्तों। आप लोग थोड़ा सा अगर आप बने रहिएगा हमारे साथ तो हमें भी तो मोटिवेशन मिलेगी, और आपको भी जो कंटेंट आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि मुझे ये बुक पढ़नी है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं कि मुझे ये बुक के बारे में जाननी है, तो मैं बुक जरूर अपने से लाकर मैं अपना पैसा इन्वेस्ट करके मैं आपको वो चीज़ बताऊंगा। बस एज ए फ्रेंड एज ए टीचर नहीं बता रहा हूँ, एज ए फ्रेंड मैं आपको सब कुछ समझाऊंगा धीरे धीरे। अभी तो मैं शुरुआत किया हूँ दोस्तों, अगर आप सपोर्ट करोगे तो मैं आपको सब कुछ सामने ला के दूंगा। ठीक है, अब अगली है कि बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था? तो बिहार में सबसे पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था? 1968 में लगा था। ठीक है दोस्तों, 1968 में लगा था।
और इसका जो एक्चुअल डेट था तो 29 जून। सॉरी दोस्तों, ये मुझे कंफर्म याद नहीं था। ठीक है दोस्तों, ये कंफर्म याद नहीं, 1968 याद है। और इसके समय जो राष्ट्रपति थे वो थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, और अब यहाँ पे मुख्यमंत्री कौन था यहाँ पे, तो भोला पासवान शास्त्री थे। ठीक है, और इसमें राज्यपाल कौन था, राज्यपाल जो थे वो थे नित्यानंद कानूनगो। नित्यानंद कानूनगो। अगर ये पूछ दे कि यहाँ पर अभी तक मतलब कितनी बार लगी है राष्ट्रपति शासन, तो 8 बार। बिहार में जो अभी तक जो कानून लगी है ये 8 बार लगी बिहार में राष्ट्रपति शासन में। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लाया गया था, तो 1968 यानी 29 जून 1968 को लाया गया था। उस समय राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, मुख्यमंत्री थे भोला पासवान शास्त्री, और राज्यपाल थे नित्यानंद कानूनगो, और ये अभी तक 8 बार लगी है। ठीक है दोस्तों, अगला 11 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं तुरंत। ग्यारह नंबर क्वेश्चन आपका जो है वो ये है, प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन किससे संबंधित है। प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन जो है, पीवीटीजी ये विकास मिशन किससे संबंधित है, तो ये है आदिवासी समूह से संबंधित है। आदिवासी समूह जो है इससे संबंधित है पीवीटीजी जो है। ये पीवीटीजी जो है ये जो है आदिवासी प्रधानमंत्री जो पीवीटीजी विकास मिशन जो है किससे संबंधित है, तो ये आदिवासी समूह से दोस्तों ये जुड़ा हुआ है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये सब जो दोस्तों क्वेश्चन बुक्स में दिया आप लोग तो पहले से पढ़े होंगे, सिर्फ आप ये मिला लीजिए, मैच कर लीजिए। चाहे आप जो नहीं पढ़ा आज से शुरुआत भी कर रहा है तो आप सिर्फ ये मिलाते जाइए कि इसमें क्वेश्चन क्या है और आंसर क्या है। दोस्तों जजमेंट करने के लिए मैं भी नहीं बोलूँगा, आप जज कर सकते हैं, मेरी गलती आप निकाल सकते हो, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन एज अ फ्रेंड अगर आप मुझे बताओगे कि हाँ आपकी सर थोड़ी ये भाई थोड़ा ये दिक्कत हो रही है आपकी, उसको सुधार लो, तो मैं उसको कोशिश करूँगा सुधारने के लिए। लेकिन अभी आपका मेन फोकस ये होना चाहिए कौन कौन क्वेश्चन अभी है, कौन कौन क्वेश्चन हमें बुक्स में मेंशन किए गए हैं जो शायद मैं नहीं पढ़ा हूँ और आज मैं पहली बार जानूंगा। तो आपको 1 नंबर ही बगल मिलता है, तो 1 नंबर के लिए भी आप कट ऑफ नीचे जा सकते हैं। ठीक है, तो आप उसको थोड़ा सा मेंशन करिए। सिर्फ आप पढ़ने के नजरिए से अगर बैठे हो, किसी को मतलब नीचे मोरल डाउन करने की वजह से बैठे हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप पढ़ने की वजह से बैठे हो तो ये भी मैं आपको काफी इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, अब अगली क्वेश्चन जो है वो एक भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 के अनुसार कौन सी संस्था अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के अनुसंधान और विकास पर ध्यान केंद्रित करेगी। दोस्तों क्वेश्चन ये है कि भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023, सबसे इंपॉर्टेंट जब भी आपको माइंड में आए कि भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 के अनुसार कौन सी संस्था अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी अनुसंधान और के विकास पर ध्यान केंद्रित करने वाली है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। यही जो है जो भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 के अनुसार उसके प्रौद्योगिकी और अनुसंधान पे अपना ध्यान केंद्रित करने वाली है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि बास्केटबॉल
बास्केटबॉल के मैदान को क्या क्या कहते हैं? बास्केटबॉल मैदान को क्या कहते हैं? दोस्तों ये गेम आप सुने होंगे बास्केटबॉल। तो इसमें दिया है बास्केटबॉल के खेल के जो मैदान होता है बास्केटबॉल खेला जाता है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं कोर्ट। क्या बोलते हैं? बास्केटबॉल कोर्ट होती है, यहाँ खेलते हैं लड़के जो खिलाड़ी बास्केटबॉल के होते हैं वहाँ खेलते हैं। उस खेलने वाला जो ये मैदान होती है, ठीक है दोस्तों, ये खेल के मैदान को हम क्या बोलते हैं? कोर्ट बोलते हैं दोस्तों, ये कोर्ट होता है। अब अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं दोस्तों, थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं, ठीक है दोस्तों। कि राज्यसभा में मनोनीत सदस्य कितने होते हैं? दोस्तों क्वेश्चन है कि राज्यसभा में मनोनीत सदस्य कितने होते हैं? राज्यसभा में मनोनीत सदस्य कितने होते हैं? 12। इसका सही उत्तर है राज्यसभा में जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो आपके 12 होते हैं दोस्तों। थोड़ा जल्दी दोस्तों लिखिएगा, बहुत वीडियो लंबी होती है तो कोई देखना भी नहीं चाहता इतना लंबा वीडियो, लेकिन मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट दे रहा हूँ। एक बुक है जो आप देख रहे हैं बार बार, बिहार दरोगा ज्ञान धारा पब्लिकेशन का है, रोशन आनंद सर का जो ये किया गया है, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीजें 25 सेट दिए गए, 25 सेट अगले 25 दिन में मैं आपको कंप्लीट में कराने का टारगेट रखा हूँ दोस्तों। अगर बीच में कोई होली आने वाला है तो होली के फेस्टिवल में थोड़ी सी आप भी बिजी रहोगे, बट आप अगर एक बार मेरे साथ जुड़ते हैं तो आप थोड़ा जुड़े रहिए, आप सपोर्ट करिए, तो मैं आपको हर कंटेंट ला के दूंगा। मेरे पास बुक की कमी नहीं है दोस्तों, मेरे पास कम से कम 250 से ऊपर बुक्स हैं जो 9 एनसीईआरटी की क्लास 6 से 12 तक के बुक हैं, यूपीएससी लेवल्स की बुक है, बीपीएससी लेवल की बुक है, स्टेट पीसीसी लेवल की बुक्स हैं। वो सारी बुक जो आपको होगी मैं उसको आपको बताने के लिए तैयार हूँ। और एज ए टीचर नहीं, एज ए फ्रेंड आप मुझे शेयर कर सकते हो कि सर भाई ये पढ़ना है हमें, और मैं वो पढ़ाने के तैयार हूँ, ठीक है दोस्तों। अब अगला है कि विजयनगर साम्राज्य में अमरम शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? दोस्तों कह रहे हैं कि विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत जो अमरम वर्ड है वो किसके लिए प्रयोग होता है? तो दोस्तों अमर जो होते हैं वो सैनिक होते हैं, ठीक है। तो सैनिकों के अनुदान को अमरम का नाम दिया गया है। यानी कभी दोस्तों कभी सुने होंगे ब्राह्मण को दिए हो तो ब्राह्मण अमीर नहीं होंगे, ठीक है, विद्वान अमीर नहीं होंगे, वो कहेंगे भैया हमको अमर नहीं होना, पैसा दे दो पर काम यार हिसाब किताब बराबर। तो दोस्तों क्या है यहाँ पे सिस्टम कि सैनिक होते हैं, सैनिक अमर होते हैं। तो अमरम जो है विजयनगर साम्राज्य के दौरान जो अमरम वो किसके लिए? सैनिकों के दिए गए अनुदान को जो बोला जाता था वो अमरम बोला जाता था, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर मैंशन थोड़ा आप करते रहिएगा, ठीक है। बोले राष्ट्रपति के सलाह से कौन लोकसभा को भंग कर सकता है? राष्ट्रपति की सलाह से कौन लोकसभा को भंग कर सकता है? लोकसभा चल रहा हो तो उसको भंग करने की शक्ति जो है राष्ट्रपति के सलाह से कौन कर सकता है? तो ये कर सकते हैं प्रधानमंत्री, जो तत्कालीन जो है वो नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं, ठीक है। ये तो आपको पता ही होगा, जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री रह चुके हैं। तो क्वेश्चन जब भी आप देखेंगे राष्ट्रपति की सलाह से भंग करने की जो मतलब शक्ति जो है राष्ट्रपति की सलाह से वो कौन कर सकता है? तो राष्ट्रपति की सलाह से लोकसभा को भंग कौन कर सकता है? वो कर सकता है प्रधानमंत्री दोस्तों। राष्ट्रपति के सलाह से दोस्तों प्रधानमंत्री लोकसभा को भंग कर सकता है, ठीक है दोस्तों। अगला होता है प्रायद्वीपीय
पठार की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? ठीक है दोस्तों, ये जब भी क्वेश्चन आते हैं कि प्रायद्वीपीय पठार की सर्वोच्च चोटी कौन सी है दोस्तों, प्रायद्वीपीय पठार की सर्वोच्च चोटी जो है वो है अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी, ठीक है दोस्तों, सॉरी थोड़े से अनाईमुड़ी। प्रायद्वीपीय पठार की सर्वोच्च जो चोटी है दोस्तों वो कौन सी है? अनाईमुड़ी। प्रायद्वीपीय पठार यानी कभी भी क्वेश्चन ठीक है, ये वो दिख जाए आपको कि प्रायद्वीपीय और पठार जो, ठीक है, तो क्या होता है भोजपुरी में मुड़ी बोलते हैं ना, तो मुड़ी हिल जाता है प्रायद्वीपीय पठार, तो मुड़ी मतलब समझ लीजिए यार अनाई मुड़ी। ठीक है, अनाई मुड़ी क्या है कि प्रायद्वीपीय पठार की सर्वोच्च चोटी जो है अनाई मुड़ी सर्वोच्च चोटी है। क्या है ये? सर्वोच्च चोटी। ये सर्वोच्च चोटी हो गई। अब अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है कि मनुष्य नेत्र में पुतली के आकार किसके द्वारा नियंत्रण किया जाता है? मनुष्य नेत्र में यानी ह्यूमन आइज में जो है ये पुतली के आकार को, ह्यूमन आई में जो पुतली होता है, पुतली के आकार को नियंत्रण कौन करता है, किसके द्वारा किया जाता है? तो इसको किया जाता है परितारिका के द्वारा। ठीक है दोस्तों, ये आपका उत्तर है। किसके द्वारा किया जाता है? परितारिका के द्वारा। मनुष्य नेत्र में पुतली के आकारों को नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? तो परितारिका के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन आते हैं, कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति मान सभी अवलोकनों पर आधारित नहीं है? कह रहा है क्वेश्चन ये कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति मान जो है वो सभी अवलोकनों पर आधारित नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसमें क्वेश्चन क्या, अवलोकनों पर आधारित नहीं है। ये जब भी क्वेश्चन है दोस्तों तो ये सब आप याद कर लीजिएगा, कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति मान जो है सब पे आधारित नहीं है। ये हो जाएगा गुणोत्तर माध्य जो है केंद्रीय प्रवृत्ति मान के सभी अवलोकनों पर आधारित नहीं है। ठीक है दोस्तों, कि कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति मान सभी अवलोकनों पर आधारित नहीं है, तो गुणोत्तर माध्य इसका सही उत्तर होगा दोस्तों, गुणोत्तर माध्य। आप इसको नोट डाउन कर लिया दोस्तों। अगर राइटिंग में थोड़ी दिक्कतें आ रही होंगी तो दोस्तों एक्चुअली बात यह है कि मेरी राइटिंग कॉपी पे सही है और बहुत दिन से मैं पढ़ाया नहीं हूँ। एक्चुअली में 2014 से लेकर 2018 तक मैं स्कूल में पढ़ाता था, लेकिन थोड़ा सा हाथ उतना बैठा नहीं है, तो वापस फिर से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। अगर आपकी सपोर्ट मिलती है तो मैं थोड़ी इसको इम्प्रूव करूँगा पहले की तरफ। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ आती है कि सतलज तथा काली नदी के मध्य
सतलज तथा काली नदी के मध्य, सतलज तथा काली नदी के मध्य मध्य हिमालय को जाना जाता है। कह रहा है कि सतलज तथा काली नदी के मध्य हिमालय को जाना जाता है। तो दोस्तों कुछ वर्गीकरण स्थानीय रूप पे हुआ था, जैसे कि सिंधु सतलज, सिंधु सतलज, सतलज काली, काली तीस्ता और तीस्ता दिहान, तीस्ता तीस्ता दिहान हो गया दोस्तों। तो सिंधु सतलज जो है ये पंजाब हिमालय हो गया आपका, ठीक है। ये आपका हो गया कुमायूं हिमालय। ये दोस्तों याद करना पड़ेगा, सिंधु सतलज, सतलज काली, काली तीस्ता, तीस्ता दिहान, ये आपको याद करना होगा। सिंधु सतलज हो गया पंजाब हो गया, सतलज काली जो हो गया कुमायूं हो गया, और काली जो हो गया आपका ये हो गया नेपाल हिमालय। हिमालय दोस्तों आप लिख लीजिएगा। चौथा हो गया वो हो गया असम हिमालय दोस्तों। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सतलज और काली के बीच कौन है, सतलज काली में कुमायूं हिमालय होगा, तो इसलिए इसका आंसर जो होगा कुमायूं हिमालय होगा। ये याद रखिएगा दोस्तों, सिंधु सतलज, सतलज काली, काली तीस्ता, तीस्ता दिहान, ठीक है। सबसे स्टार्टिंग में चले जाइएगा, पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। सब सिंधु सतलज जो हो गया, सिंधु सतलज का हो गया पंजाब हिमालय, सतलज काली जो हो गया आपका कुमायूं हिमालय, और काली तीस्ता जो हो गया ये आपका नेपाल हो गया, तीस्ता दिहान जो हो गया वो असम हो गया, ठीक है दोस्तों। अब अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अभी पूरा इस पे मैं नहीं कर रहा हूँ, थोड़ी सी हेजिटेशन भी है अभी, आप लड़के अभी आ रहे हैं, बहुत कम व्यू आ रही है हमारी, हेजिटेशन में तो मतलब मैं थोड़ा सा मेंटली अभी मैं उतना फ्री नहीं हुआ। हमारे पास कुछ लड़के हैं फिक्स पढ़ने वाला, तो सही से पढ़ पाए तो मैं आपको एक्सप्लेन भी करता अभी, लेकिन अभी मैं सिर्फ बुक की कोचिंग करा रहा हूँ, तो एक्सप्लेनेशन मैं आपको अच्छे से दूंगा, ठीक है दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन जो आ रहा है, सरकार द्वारा अवरोधों तथा प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है। तो दोस्तों देखिए क्वेश्चन ये है कि सरकार द्वारा लगाए गए अवरोध जो होते हैं या प्रतिबंध होते हैं और उसको हटा दिया गया कि आप आज से आपको दुकान चला सकते हैं, आपसे आप ये कर सकते हैं, ये बिजनेस कर सकते हैं, ये व्यापार कर सकते हैं। तो यही कह रहा है कि सरकार द्वारा अवरोधों और प्रतिबंधों को हटाने को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं उदारीकरण, इसको बोलते हैं उदारीकरण दोस्तों, ठीक है। सरकार द्वारा अवरोधों तथा प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है, तो उदारीकरण कहलाता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। एक्चुअली क्या है कि मैं बहुत ज़्यादा मैं पहले शुरू से मैं पढ़ाया हूँ, और अभी कुछ दिनों से मेरी फाइनेंशियल स्टेटस और प्लस में थोड़ी मेंटली स्टेटस सही नहीं होने की वजह से दोस्तों मैं थोड़ी डिप्रेशन में जा रहा था। तो मैंने सोचा कि आप यूट्यूब पे आता हूँ, कुछ लोगों के साथ शेयर करता हूँ नॉलेज, तो थोड़ी सही हो जाएगी। तो दोस्तों आप सपोर्ट करना थोड़ी बहुत, ठीक है दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन आ रहा है कि सन ईस्वी 1809 में पुस्तक The gift to monotheist gift to monotheist किसने लिखी थी? बोला दोस्तों कि 1800 में पुस्तक जो है ये द गिफ्ट टू मोनोथिस्ट किसके द्वारा लिखा गया दोस्तों, इसका हो जाएगा राजा राम मोहन राय। राजा
राजा राम मोहन राय के द्वारा गिफ्ट टू मोनोफिस्ट पुस्तक 1809 ईस्वी में लिखी गई थी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन ये था, ये आपको जो क्वेश्चन बताया मैंने वो यही आपसे कोई पूछ दे कि ईस्वी 1809 में गिफ्ट टू मोनोफिस्ट जो है पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो राजा राम मोहन राय। ठीक है, गिफ्ट का जैसे ही बात आया ना तो राजा लोग अधिकांश गिफ्ट देते थे, तो राजा राम मोहन राय द्वारा क्या किया गया था? गिफ्ट टू मोनोफिस्ट पुस्तक लिखी गई थी दोस्तों। अगले क्वेश्चन आते हैं दोस्तों कि पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? सॉरी, वर्तमान दिया हुआ था, कंफ्यूज हो गया था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मतलब वर्तमान में अभी जो बता रहा है कि वर्तमान में आपका जो है कि पटना उच्च न्यायालय का मुख्य जो है वो कौन है? तो इसका आंसर जो है दोस्तों ये होगा कि विनोद चंद्रन जो है ये आपके अभी वर्तमान में आपके पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के तौर पे वहाँ विराजमान है दोस्तों। ठीक है, पटना हाई कोर्ट में जो है जिसमें मुख्य न्यायाधीश जो हैं वो कौन है? के विनोद चंद्रन। इसको याद करने का तरीका जो है भोजपुरी भाषा में कहा जाएगा कि भैया के बैठल बा, भैया का मुख्य न्यायाधीश के बा और तो केस चलता। तो जैसे ही पूछते हैं कि पटना के जब केस चलता, पटना के हाई कोर्ट के उच्च न्यायालय के ओकर मुख्य न्यायाधीश के बा, तो तुरंत याद करना है के विनोद चंद्रन। ठीक है दोस्तों, नंबर मैच नहीं कर पा रहा हूँ दोस्तों यार, इनको तो माइंड में ये नहीं, क्योंकि मैं जल्दी खत्म करना चाह रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है कि हाल में ही बीपर जो है खबर में था, ये किससे संबंधित है? अभी कह रहा है कि हाल में ही एक वर्ड है जिसका नाम था बिपरजॉय। ठीक है दोस्तों, बिपरजॉय जो था खबर में था कुछ दिन पहले, तो ये बिपरजॉय जो है वो किससे संबंधित था? तो ये दोस्तों हो गया आपका चक्रवात से। ठीक है दोस्तों, बिपर जो है था वो चक्रवात था, और इसका जो नामकरण किया गया था ये बांग्लादेश के द्वारा नामकरण किया गया था। और ये कहाँ से था? ये अरब सागर से गुजरात के समुद्र तट से टकराया था। ठीक है दोस्तों, हाल में ही बिपरजॉय खबर हुई मार्केट में चल रहा था, टीवी न्यूज पे चल रहा था। वो क्या था? एक चक्रवात था जो अरब सागर से के वो गुजरात के समुद्री तट से वो टकराया था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब आया तो दोस्तों अब अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि अगला क्वेश्चन ये है कि ताप विद्युत। क्वेश्चन में आप ऑप्शन दिया गया है, लेकिन ये आप सिर्फ क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए कि कौन सा ताप विद्युत महाराष्ट्र विद्युत षड्यंत्र महाराष्ट्र में नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये आपको ऑप्शन 2-3 दिए हुए हैं, जिसमें ऑप्शन दिए हुए तिरोड़ा, चंद्रपुर, कहलगांव और ट्राम्बे। तो दोस्तों जो 2-3 छोड़ दीजिए, और जो इसमें बोल रहा है कि कौन सा ताप विद्युत षड्यंत्र जो है वो महाराष्ट्र में नहीं है, तो वो हो गया आपका कहलगांव जो है ये महाराष्ट्र में नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये कहाँ पे है? ये जो है वो बिहार में है।
कहाँ है दोस्तों, ये बिहार में। अब जो बिहार में कहाँ पे है, तो दोस्तों ये है भागलपुर में है। कहाँ पे दोस्तों, भागलपुर में है। ठीक है, कि कौन सा ताप विद्युत संयंत्र जो है वो महाराष्ट्र में नहीं है। तो चाहे आपका जो कोई भी दिया हो, लेकिन अगर आपको दिख गया कि कहलगांव दिया हुआ, तो कहलगांव जो है वो महाराष्ट्र में नहीं है। कहलगांव जो ताप विद्युत संयंत्र है ये आपका बिहार में। बिहार में कहाँ से है, भागलपुर से। ठीक है, भागलपुर में है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है आपको कि पानी का क्वथनांक सेल्सियस कितना होता है। दोस्तों कह रहा है कि पानी का क्वथनांक सेल्सियस कितना होता है। ये आपको कोई है पानी से अगर परीक्षा देने जा रहा है, क्वेश्चन दिख जाए कि पानी का क्वथनांक सेल्सियस कितना होता है, तो लोग देखिए पानी से एक ट्रिक याद रखिएगा इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि भूल सकते हैं मैं भी। तो आप इतना याद रखिएगा, जब लोग आप पढ़िएगा, नंबर लाइएगा और 100% रिजल्ट लाइएगा, तो लोग पानी पानी हो जाएगा शर्म से। ठीक है, कि लड़का कहता था नहीं पढ़ेगा और आज पढ़ के इसने 100% रिजल्ट ला दिया, पानी पानी हो जाएगा। इसलिए इसका हो गया 100 डिग्री सेल्सियस। इसका पानी का क्वथनांक सेल्सियस जो होता है, ठीक है दोस्तों, ये होता है आपका 100 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों थोड़ा बहुत आप सपोर्ट करिएगा दोस्तों। आप नंबर जो नीचे मैं दिया हुआ हूँ इस पर आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं मेरे नंबर से, और वहाँ पे मैं आपको बुक्स जो भी आप होगी उसकी पीडीएफ मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करूँगा। आपके लिए बहुत मैं इंपॉर्टेंट मतलब चीज़ें दूंगा मैं आपको, आप एग्जाम निकाल पाओ। ठीक है, आपके लिए बहुत सहायता होगा। जो चीज़ें मेरे पास सुविधा है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए भारत देश को बढ़ाना आगे बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। अगर हम एक दूसरे का टांग खींचेंगे तो दोस्तों ऐसे नहीं काम चल पाएगा। हमें एक दूसरे को सपोर्ट करना होगा। आज विदेश में अमेरिका हर जगह आगे रहता है, ब्रिटेन आगे रहता है, लंदन आगे रहता है, पेरिस आगे रहता है, स्विट्जरलैंड जो सब सारी चीज़ आगे रहती है, भारत में थोड़ी पीछे है। तो दोस्तों हमें एक दूसरे को सहयोग देना पड़ेगा, हमें एक दूसरे को साथ देना पड़ेगा। जहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट साथ देने का जब बात आती है तो यार मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट साथ दे सकते हैं ना। मैं भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट साथ दे रहा हूँ कुछ बता के, और आप भी अगर एक व्यू दे देते हो, लाइक देते हो, सब्सक्राइब देते हो, तो आप भी फ्री ऑफ कॉस्ट मुझे साथ देते हो। तो ऐसे करके हम भारत देश को और आगे की तरफ ले जाएंगे। हमारे बिहार में ही आज की खुशी है कि बिहार के खान सर जो है रोशन सर है, ये लोग रोशन सर है, तो ये लोग क्या कर रहे हैं, बिहार को उस लेवल पर लेके जा रहे हैं कि लोग बैठ के केबीसी तक वहाँ बैठ के वो आंसर दे रहे हैं, क्वेश्चन दे रहे, बिहार का नाम ऊंचा कर रहे हैं। और आज बार 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 से लोग खान सर के पास आके पढ़ते हैं, किसी और सर के पास आके पढ़ते हैं, जहाँ उनको चलिए बिहार एक अब धीरे धीरे एजुकेशन हब बनते जा रहा है दोस्तों। तो आप भी सपोर्ट करो ताकि आगे हम लोग भी आगे बढ़ पाएँ, आप भी आगे बढ़ पाओ, एग्जाम निकालो, आपको सपने पूरे हों दोस्तों। तो थोड़ा सा आप सपोर्ट करिएगा दोस्तों। ठीक है, हमको होता है कि रिवर्स रेपो रेपो रेट क्या, रेपो रेट में वृद्धि। ठीक है, रिवर्स रेपो रेट में क्या होती है, रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि से क्या होती है, ये लिख देते हैं क्या होती है। एक्चुअल में क्वेश्चन जो है इतना ही दिया हुआ है, तो हम पूरा कर देते हैं कि रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि से क्या होती है। तो देखिए रिवर्स रेपो रेट, ये तो रिवर्स हो गया। ठीक है, तो रिवर्स क्यों होता है भाई, वापस फिर से शुरू की जाती है, क्योंकि उससे तरलता जो है, तरलता घट जाती है। इससे क्या होती है, तरलता घट जाती है। ठीक है दोस्तों, जिसमें क्या होता है, वाणिज्यिक जो बात होता है, वाणिज्यिक जो बैंक होती है इसकी पूंजी में कमी आ गई। बस रेपो रेट जैसे ही आपने दिखा कि वाणिज्य बैंक जो होती है, जो फाइनेंशियल बैंक जो होते हैं, बिजनेस बैंक होती हैं, उनकी पूंजी घट जाती है। पूंजी घटने से क्या होती है, आपके ऊपर ब्याज दर जो होता है बढ़ जाता है। ठीक है दोस्तों, ब्याज दर बढ़ जाता है, इसलिए इसकी तरलता जो है सब घट जाती है दोस्तों। ये क्वेश्चन आप क्वेश्चन का आंसर जरूर याद रखिएगा कि रिवर्स रेपो रेट क्या है दोस्तों, रिवर्स रेपो रेट जो है क्या करती है, तरलता को डाउन कर देती है, तरलता घटा देती है। अब दोस्तों अगली आते हैं कि किसी वस्तु का
किसी वस्तु का चंद्रमा पर, किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार, ठीक है, किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार, पृथ्वी पर उसके भार का, उसके भार का कितना होगा। कह रहा है कि किसी वस्तु का चंद्रमा पर जो भार होती है, ठीक है, चंद्रमा पर जो उसकी भार है, मान लीजिए एक पेन है, इसके पेन की जो भार होती है चंद्रमा पर, तो ये कह रहा है पृथ्वी के भार से कितना होती है, पृथ्वी के भार से कितना होगी, 1/6 हो जाएगी दोस्तों। कितना होगी, 1/6 हो जाएगी, एक मतलब 1/6 भाग हो जाएगा आपका। ठीक है दोस्तों, आपको क्वेश्चन पूछ देंगे चंद्रमा वाला, तो चंद्रमा वाले में याद रखिएगा दोस्तों कभी भी कि 6 होगा, 1/6 होगा दोस्तों। ठीक है, इसको क्वेश्चन याद करने का तरीका, ठीक है, अब मैंने जो याद किया था वो ये याद किया था कि 16 दिन की चांदनी होती है। ठीक है, तो 16 दिन की जब चांदनी होती है दोस्तों, मेरे याद करने का तरीका के हिसाब बता रहा हूँ, तो आप कुछ भी याद कर रहे हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से चाहे 16 दिन की कही या 16 साल की कोई चांदनी है, ठीक है, तो इसका भार तो हम उठा ही सकते हैं, क्योंकि इधर 1/6 हो गई है ना, तो भार उठाने में क्या होता है, उठा लो थोड़ा सा। ठीक है दोस्तों, बाकी वही भार उठाने की तो किताब पढ़ रहे हो। ठीक है दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन की तरफ आते हैं दोस्तों, कि गागर में, हिंदी का क्वेश्चन दोस्तों, गागर में सागर भरना मतलब क्या होता है दोस्तों। गागर में सागर भरना क्या होता है, तो गागर में सागर भरना दोस्तों होता है कि थोड़े शब्दों में ज्यादा बोलना, यानी कि हम आपको थोड़ा सा शब्द बता दिए कि भैया थोड़ा सपोर्ट कर दीजिएगा, मतलब सपोर्ट का मतलब लाइक शेयर कमेंट व्यू, थोड़ा बहुत टेलीग्राम वगैरह पे आप आ जाओ, जुड़ जाओ, ठीक है, बातें करो, कमेंट दो, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। ये हो गया गागर में सागर भरना। हिंदी का क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, ठीक है, बाकी मैं आपको जीके जीएस तो मैं करा ही रहा हूँ, अब नंबर हटा रहा हूँ दोस्तों, पॉइंट दे रहा हूँ। ठीक है, और अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि धुआं धार जलप्रपात किस नदी से संबंधित है। धुआंधार जलप्रपात, जो धुआंधार है जलप्रपात, वो किस नदी से संबंधित है दोस्तों, ये हो जाएगा आपका नर्मदा नदी से, नर्मदा नदी से दोस्तों। ये जो है धुआंधार जलप्रपात दोस्तों, ये किस नदी से संबंधित है, नर्मदा नदी से संबंधित। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, अमरकंटक से निकलती है, अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है, अमरकंटक से सोनम निकलती है। कौन निकलती है, अमरकंटक से सोनम निकलती है, यानी कि सोन हो गया, फिर उसके बाद नर्मदा हो गया, उसके बाद महानदी हो गया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये अमरकंटक से निकलती हैं, और नर्मदा नदी पर क्या है, धुआंधार है। ठीक है, नर्मदा जो है मध्य प्रदेश से पड़ता है, और मध्य प्रदेश से पहाड़ इतना है, झील झाल उतना है, एकदम धुआं धुआं हो जाता है, ये धुआंधार जलप्रपात हो गया दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये है कि गुरु दक्षिणा शब्द कौन सा समास है। गुरु दक्षिणा शब्द जो है, गुरु दक्षिणा जो ये शब्द दिया गया, ये कौन सा समास है दोस्तों, ये आपका हो जाएगा तत्पुरुष समास। ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये तत्पुरुष समास हो जाएगा। थोड़ा हिंदी मेरा कम, इंग्लिश मीडियम तो डीएवी स्कूल से मैं पढ़ा हुआ हूँ, इंग्लिश अच्छी है, लेकिन मैं हिंदी से पढ़ रहा हूँ तो थोड़ी बहुत और दिक्कतें आ रही हैं दोस्तों। ठीक है, और इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है, आप कंटेंट पे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, हमारा लिखे हुए
हमारे इतने खास बोले हुए शब्दों पर उतना ध्यान ना दें, बस हाँ बोले हुए ध्यान दें, नहीं तो भी वो भी नहीं हो पाएगा। राइटिंग समझ में ना आए, बोलना भी समझ में ना आए तो क्या फायदा। ठीक है दोस्तों, सिनेमोटोग्राफी, मोटोग्राफ, संशोधन, अधिनियम, अधिनियम 2023 का मुख्य उद्देश्य क्या है। दोस्तों कह रहा है सिनेमोटोग्राफ जो संशोधन विधेयक आया था 2023 में, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों। ठीक है, मतलब ये सिनेमोटोग्राफी हो गया, फिल्म वगैरह हो गया, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों। इसका हो गया कि पायरेटेड जो आप पायरेटेड मतलब हो गया कि मतलब कॉपी मार रहा है बार बार। तुम फिल्म बना चुके हैं, साउथ में वही फिल्म बन रही है, वही फिल्म भोजपुरी में बन रही है, वही फिल्म हिंदी में बन रही है, वही तेलुगु में बन रही है, वही मलयालम में बन रही है। तो पायरेटेड फिल्म कंटेंट, पायरेटेड फिल्म कंटेंट को रोकना। वह तो और क्या किया था कि आयु अनुसार रेटिंग निर्धारित करना। जैसे ही आपको क्वेश्चन है सिनेमोटोग्राफी से दोस्तों, ये जो सिनेमोटोग्राफी है, सिनेमोटोग्राफी से जैसे ही फिल्म है, फिल्म का क्वेश्चन है, तो आप ये समझ लेना कि भैया फिल्म में ना कोई बार बार कॉपी मार रहा होगा, यानी पायरेटेड कंटेंट को रोक रहा होगा सर, इसके लिए कोई नियम लेकर आया होगा। ठीक है दोस्तों, सिनेमोटोग्राफी संशोधन विधेयक 2023 जो थी वो किस लिए आई थी दोस्तों। वो इसलिए आई थी कि पायरेटेड कंटेंट फिल्म को जो थी वो उसको रोका जाए। रोकने के बाद क्या किया जाए, आयु आदमी को देखते हुए उसकी रेटिंग तय किया जाए। अब कह रहा है कि किसका उपयोग कांच पर लिखने के लिए किया जाता है। किसका उपयोग कांच पे लिखने के लिए किया जाता है दोस्तों। ठीक है, तो इसका जो है हाइड्रोजन सॉरी मैं एक्चुअली में इंग्लिश लिखने लगता हूँ बार बार, और मुझे ध्यान आता है कि मुझे हिंदी पढ़ाना है, तो दोस्तों ये दिक्कत है। फ्लोराइड, जो हाइड्रोजन पर ये कह रहा है कि कांच में शीशे पर लिखने के लिए कौन से किसका उपयोग होता है, तो हाइड्रोजन फ्लोराइड जो है कांच पर लिखने का काम करता है। शीशा पर जब लिखना होता है ना, ठीक है, तो हाइड्रोजन तजर्बे करता है। अब बाद बीच में भूल गए, तो जब कांच पर लिख के खुद अच्छा बन गया और फूल गए हो ना, तो याद रखना कि हाइड्रोजन मैंने हाई लेवल के आदमी हो तुम तब कांच पे लिख रहे हो, अब ज़्यादा फूल गए हो लिखने के बाद एकदम खुशी से, तो फ्लोराइड हो गया, हाइड्रोजन फ्लोराइड। आपकी याद करने की तरीका दोस्तों, बाकी आपकी मर्जी, आपको डायरेक्ट याद है तो ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगली क्वेश्चन ये है कि 1915 में भारत लौटने के बाद महात्मा गांधी ने किस तरह कपड़ा पहनने का तय किया। 1915 में भारत लौटने के बाद महात्मा गांधी ने किस तरह कपड़ा पहनने का तय किया। 1915 महात्मा गांधी जब भारत लौटे थे तो उन्होंने एक तय किया था, भैया मैं अब सूट बूट जो है नहीं पहनूंगा, अब मैं जो पहनूंगा किसके तरह कपड़ा पहनूंगा, तो मैं पहनूंगा काठियावाड़ी किसान की तरह।
यानी कि 1915 में भारत लौटने के बाद जो थे महात्मा गांधी ने तय किया कि मैं जो कपड़ा पहनूंगा अब जो है बैरिस्टर वाला अच्छी तरह का बहुत सूट बूट पहन के नहीं चलूंगा, अब मैं काठियावाड़ी किसान की तरह मैं पहन कर चलूंगा। जैसे धोती होता है, एक छिनिया धोती जिनको कहा जा रहा है भोजपुरी में, तो एक छिनिया जो है वो एक धोती पहनने लगे कुछ दिन के बाद से। अगला क्वेश्चन है कि मध्यकालीन सामंत मध्यकालीन में जोड़ लीजिएगा दोस्तों, में सामंत को उनके लॉर्ड के द्वारा दिया गया जमीन को क्या कहा जाता था। यानी कि मध्यकालीन में सामंतों को जो उनके लॉर्ड होते थे, उनके जो मालिक होते थे, सामंतों को जो अपनी जमीन देते थे मध्यकाल में, उनको क्या बोला जाता था? उनको बोला जाता था फिर दोस्तों, अगर आप भूल जाते हैं तो याद रखिएगा, अगर ये आपका क्वेश्चन आता है, अगर ये मध्यकाल का क्वेश्चन आता है कि मध्यकाल में सामंतों को दिए गए लॉर्ड के द्वारा जमीन को क्या कहते हैं, तो दोस्तों जो जमीन दिया जाएगा तो ठीक है, अगर जमीन दिया जाएगा तो उसकी सरकार कुछ फीस लेगा, जब फीस लेगा तो वो क्या बन गया? आपका फीस बन गया, यानी कि उसको फीस बोला जाता था, फीस नहीं होता था, फीस होता था। ठीक है, ये पूरा जो बुक सेट जो करा रहे हैं, ये पूरा जो बुक सेट मैं करा रहा हूँ, प्रैक्टिस सेट जो है, ये कंप्लीट जो है ये मैं फ्री करा रहा हूँ, ये कंप्लीट फ्री करा रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, तो कम से कम एटलीस्ट आप शेयर कर दो यार, सब्सक्राइब तो कर दो यार, चैनल है जो प्रिपरेशन विद सुशांत दोस्तों। ठीक है, अगली क्वेश्चन है कि किसी एक देश में एक विशेष वर्ष के दौरान उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं व सेवाओं के कुल मूल्य को क्या कहा जाता है? कह कि एक देश में एक विशेष वर्ष के दौरान, किसी देश का एक विशेष वर्ष के दौरान उत्पादित सभी अंतिम वस्तु, कोई भी एक अंतिम वस्तु जब फाइनल बनकर रेडी हो जाता है, ठीक है, और उसकी जो सी भी सेवाएं होती है, वस्तु हो या सेवाएं हो, उसके कुल मूल्य जो होता है उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? तो उसका कुल मूल्य बोलते हैं। ठीक है, सकल, इसको जो कुल मूल्य को क्या कहते हैं? तो ये तो वो क्वेश्चन इस तरह नहीं दिया, कुल मूल्य को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है दोस्तों, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, GDP, ये आपका हो गया कि किसी देश का एक विशेष वर्ष, किसी देश के विशेष वर्ष के दौरान उत्पादित सभी वस्तु या सेवाओं के कुल मूल्य को क्या कहा जाता है दोस्तों? कहा जाता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी सकल घरेलू उत्पाद। क्या बोलते हैं दोस्तों? सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, कौन मिश्रण नहीं है? कौन मिश्रण नहीं है? ठीक है दोस्तों, इसमें क्वेश्चन जो दिया है उतना ही बता दे रहा हूँ दोस्तों, इसके आंसर से आप लिख लीजिएगा, कुछ ऑप्शन आपको दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसमें ऑप्शन आपको दिया जाएगा, सिर्फ याद है अगर ये क्वेश्चन आता है, सिर्फ थोड़ा सा पिट्टू सा क्वेश्चन आता है ना कि कौन मिश्रण नहीं है, तो लिख देना दोस्तों आश्रित जल जो है वो मिश्रण नहीं, आश्रित जल होता है वो मिश्रण नहीं होता है। अगला दोस्तों ये है कि नवनिर्वाचित
नव निर्वाचित लोकसभा में तत्काल अध्यक्ष यानी कि प्रोटेम स्पीकर किसे चुना जाता है? किसे चुना जाता है? लेकिन नवनिर्वाचित लोकसभा में तत्काल अध्यक्ष जो होता है, प्रोटेम स्पीकर, जो वो किसे चुना जाता है? ठीक है, वो चुना जाता है लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्य को। किसको चुना जाता है दोस्तों? लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्य को चुना जाता है। यानी कि मतलब जो प्रोटेम स्पीकर बनेंगे वो कौन बनेंगे? वो लोकसभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य जो होंगे, सबसे वरिष्ठ सदस्य जो होंगे वो आपका प्रोटेम स्पीकर के तौर पे चुने जाएंगे दोस्तों। ठीक है, प्रोटेम स्पीकर चुने जाते हैं दोस्तों। और सबसे जो है खास बात तो ये है कि जो ये प्रोटेम स्पीकर जो होते हैं, जो चुने जाते हैं सबसे वरिष्ठतम के तौर पे, ठीक है, किसी कौन चुना जाता है? सबसे वरिष्ठतम सदस्य जो होता है वो होते हैं, ठीक है। और इसकी नियुक्ति जो नियुक्ति करते हैं, ठीक है, वो कौन करते हैं दोस्तों? राष्ट्रपति। प्रोटेम स्पीकर जो होते हैं वो किसको बनाए जाते हैं? सबसे वरिष्ठ नागरिक को बनाए जाते हैं। वरिष्ठ नागरिक को कौन चुनता है दोस्तों? तो राष्ट्रपति चुनता है। अगले क्वेश्चन है कि कौन सा देश G20 में शामिल नहीं है? कौन सा देश G20 में शामिल नहीं है दोस्तों? अभी आप बुक के हिसाब से जो भी ऑप्शन देगा दोस्तों, नॉर्मली सब याद रखिएगा। अभी हर पीरियड में एक मामला चलता था बहुत ज्यादा, वो चल रहा था कि बांग्लादेश में चल। तो दोस्तों थोड़ा पानी पीने चला गया था, कब से आवाज फंस रहा था बोल के। तो दोस्तों इसमें क्वेश्चन ये था कि G20 जो है इसमें कौन शामिल नहीं है दोस्तों? तो इसमें बांग्लादेश शामिल नहीं है दोस्तों। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि कौन सा अकॉर्डिंग टू बुक का ऑप्शन के हिसाब से मैं बता रहा हूँ दोस्तों, एक्स्ट्रा में कुछ नहीं बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, अभी एक्स्ट्रा में आगे बताऊंगा दोस्तों। जब आप लोग मुझे देखने लगोगे, मुझे सब लगेगा कि आप सपोर्ट कर रहे हो, तो मैं आपको कंप्लीट एक्सप्लेनेशन साथ में दोस्तों बताना शुरू करूंगा। मैं उभयलिंगी कौन कौन से पौधे मतलब होते हैं? ये मतलब नॉर्मली ऑप्शन के हिसाब से होता है। पादप और युग्म में उभयलिंगी होता है, वो कौन होता है? गुड़हल तथा सरसों, ये होते हैं जो पादप युग्म में उभयलिंगी होते हैं। ठीक है दोस्तों, अगली क्वेश्चन ये है कि टोक्यो ओलंपिक 2000 टोक्यो ओलंपिक में सुमित नागल ने किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व कराया? यानी कि टोक्यो ओलंपिक में सुमित नागल ने किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व किया था? वो हो जाएगा आपका टेनिस में सुमित नागल ने, यानी कि टेनिस में सुमित नागल भारत का प्रतिनिधित्व किया था दोस्तों। ठीक है,
टोक्यो ओलंपिक में सुमित नागल जो था वो टेनिस में भारत का प्रतिनिधित्व किया था दोस्तों। भौगोलिक भौगोलिक अनुसंधान भौगोलिक अनुसंधान में किस देश ने यूरोप को नेतृत्व प्रदान किया था? भौगोलिक अनुसंधान में कौन सा देश जो है, भौगोलिक तौर पर अनुसंधान में कौन सा देश जो है यूरोप का नेतृत्व किया था? वो दोस्तों था पुर्तगाल। पुर्तगाल जो था यूरोप का नेतृत्व किया। कौन किया था? पुर्तगाल किया था दोस्तों। भारत का भौगोलिक अनुसंधान में यूरोप का नेतृत्व दोस्तों वो किया था। ठीक है दोस्तों, अब अगले क्वेश्चन आते हैं कि जी का मान कितना होता है दोस्तों? बोला जी बोलो तो ये इसका मतलब कि ग्रेविटी जो होती है इसका मान कितना होता है दोस्तों? तो 6.67 इंटू 10 टू द पावर 9 मीटर सेकेंड स्क्वायर, सॉरी। ठीक है दोस्तों, ये आपका हो गया 6.67 इंटू 10 टू द पावर -9 m। अब इसको जो बोलते हैं दोस्तों मैं एक्चुअली मैं पीस का अपना नहीं है, ठीक है। और 9 सेकेंड स्क्वायर ये आप नोट याद कर लीजिएगा कि 6.67 इंटू 10 टू द पावर 9 मीटर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका हो गया जी का मान, सॉरी जी का ये मान हो गया। कितना हो गया? 6.67 इंटू 10 टू द पावर -9 m स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर। अगले क्वेश्चन ये है कि डेमोस शब्द किससे संबंधित है? तो जो डेमोस शब्द है ये है जनता से संबंधित, इसी से निकला है डेमोक्रेसी। ठीक है, डेमोस जो आती है कि डेमोस शब्द किससे संबंधित है? तो जनता से संबंधित है। डेमोस किससे? जनता से संबंधित है। अगले क्वेश्चन ये आता है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना इस बार कितना साल क्रॉस किया? ठीक है, तो जैसे ही आपको दिखेगा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बोला कि 2023 में शायद है, 2023 अप्रैल में। ठीक है, 2023 अप्रैल में कितने साल क्रॉस किया? 7 साल क्रॉस किया। ठीक है, 7 = प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये याद कर लेना दोस्तों। ये सब थोड़ी बेसिकली आपको याद तो करनी पड़ेगी, बाकी मेरी वीडियो को 1-2 बार देखिएगा, आपके माइंड में आ जाएगा दोस्तों। थोड़ी इंप्रूव करूंगा दोस्तों। थोड़ा तबीयत भी डाउन चल रही है क्योंकि ऐसा सीजन चल रहा है आजकल। थोड़ा तबीयत भी दोस्तों डाउन है, कभी ठंडा लग रहा है, कभी बुखार लग रहा है, थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है। ठीक है दोस्तों, अब आता है कि जो है कि अगला क्वेश्चन कोई मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं छांट के आपको दे रहा हूँ। ठीक है, कि संविधान में अनुच्छेद 25 किससे
संबंधित है दोस्तों। संविधान में अनुच्छेद जो 25 दिया गया ये किससे संबंधित है दोस्तों? तो याद करने के लिए छोटा सा ट्रिक लगाओ कि आजकल धर्म के ऊपर जो है ना, धर्म के ऊपर टीवी में जब खोलोगे ना 25 तरह के बातें चल रही हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये जो अनुच्छेद 25 हो गया है ये हो गया आपका धर्म की स्वतंत्रता। तो दोस्तों आज इतना ही क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं, बहुत लंबी वीडियो बन चुकी है ऑलरेडी। अब इससे अब यही होगी, थोड़ी सी आप देखते रहिए। अगर आपको अच्छा लगे ऐसे कोई कंटेंट तो आप बोल सकते हैं थोड़ा सा इसमें इंप्रूव कर लीजिए, अपने वोकल थोड़ा इंप्रूव कर लीजिए, अपने वीडियो में थोड़ी इंप्रूवमेंट डालिए। चाहे अगर मैं आपको धीरे धीरे एक्स्ट्रा अभी आप सपोर्ट करो, अभी कभी कभी व्यू इतनी गिर जा रही है, अभी तो बढ़ रही थी फिर अचानक कितनी गिर गई कि अब मैं क्या बताऊँ। तो दोस्तों थोड़ा शेयर करो, सब्सक्राइब करो, मैं आपको हर चीज़ ला के दूंगा, जितना मुझसे हो पाएगा उतना बेटर मैं आपके साथ परफॉर्म करूँगा। थैंक यू दोस्तों।